कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्री कृष्ण हुँ, भगवान ने भी शिशुपाल को 99 बार माफ़ करने का वचन दिया था, 99 बार माफ़ किया, लेकिन भगवान को भी अंत में आके सुदर्शन उठाना ही पड़ा। तो इस जी। बार हिंदुस्तान ने सुदर्शन उठाया है और अगर ये इसी तरीके से चैप्टर दर चैप्टर चलते रहे, तो कम से कम आप ये समझिए कि पाकिस्तान को दोबारा खड़ा होने में बहुत समय लगेगा और भय भी न होए न प्रीति वाली कहानी है कि विनय हुँ, न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीति। हुँ, इसी फ्रस्ट्रेशन में वो बस अपनी जनता के सामने फेस सेविंग करने के लिए बार-बार हमले कर रहा है। हुँ, और हुँ, कि आपको भी पता है कि किसी भी काम को करने का कोई उद्देश्य होता है। भारत के पास इस युद्ध के लिए एक ऑब्जेक्टिव था। इस ऑपरेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इसके दूसरे नज़रिए में देखें तो पाकिस्तान का प्रारंभ में सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से भारत की शांति को बर्बाद करना, उनके नागरिकों को हताहत करना और हम कभी जीत नहीं सकते तो उनको चैन से बैठने ना देना। जिस घर का मुखिया नहीं होता मैडम, उसको उनके बच्चों को राह दिखाने वाला कोई नहीं होता। घर में कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, वो बोल पाता हो, ना बोल पाता हो, लेकिन उसके होने का एहसास ऐसा होता है कि घर के बड़े, बूढ़े, बच्चे सब उसको नमस्ते करके जाते हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो रात के अंधेरे में शुरू होता है, कभी वो ड्रोन से हमले करता है भारत की तरफ और कभी मिसाइल्स दाग देता है। लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र ने उसकी सारी इस नापाक जो जितनी भी हरकतें हैं उसको नाकामयाब कर दिया है। सारे मंसूबों पे बार-बार हम पानी फेर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। वो हमारे रिहायशी इलाकों पे, हमारे एयरफोर्स के और जो हमारे सबसे सुरक्षित जगह हैं, वहाँ पे हमले करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ आज डिफेंस स्क्वाड्रन लीडर सौरभ दीक्षित जी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान आखिर अब किस तरह से मानेगा। क्या हमें अब अपनी अग्नि मिसाइल या हर वो मिसाइल छोड़ के उन्हें बता देना चाहिए कि अब शांत हो जाओ, या फिर हमें अभी भी उन्हें समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बार-बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, आतंकवाद से है। और हमने जब 7 मई को वहाँ पे पाकिस्तान और पीओके में जवाबी कार्रवाई की थी पहलगाम के खिलाफ, जिस तरह से पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को इन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मारा था, तो हमने वहाँ के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी। सुबोध जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। क्या लगता है पाकिस्तान क्या चाहता है हमसे? हम क्या करें उसका? उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दें, या फिर अभी भी थोड़ा-सा, क्योंकि हमारे से ही निकले हैं, भारत के ही बच्चे हैं वो, तो हमें उन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए समझने के लिए? देखिए मैडम, आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार और जो प्रश्न आपने पूछा है, वो जी, इस समय प्रत्येक जनमानस की स्थिति में है और जी, जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ, जो मेरे साथ सर्विस कर चुके हैं, हमारे बीच में भी डिस्कशन इस तरीके के हुए हैं, तो मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर देता हूँ कि जी। पाकिस्तान इस समय अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पा रहा है। इसी हुँ, फ्रस्ट्रेशन में वो बस अपनी जनता के सामने फेस सेविंग करने के लिए बार-बार हमले कर रहा है। हुँ, और हुँ, कि आपको भी पता है कि किसी भी काम को करने का कोई उद्देश्य होता है। भारत के पास इस युद्ध के लिए एक ऑब्जेक्टिव था। इस ऑपरेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इसके दूसरे नज़रिए में देखें तो पाकिस्तान का प्रारंभ में सिर्फ़ एक ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से भारत की शांति को बर्बाद करना, उनके नागरिकों को हताहत करना और हम कभी जीत नहीं सकते तो उनको चैन से बैठने ना देना। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि भारत कल्पना से परे हट कर के सीमा के इतने अंदर आकर के इतने बड़े हमले करेगा। तो अभी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और उनके यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जिस घर का मुखिया नहीं होता मैडम, उसको उनके बच्चों को राह दिखाने वाला कोई नहीं होता। घर में कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, वो बोल पाता हो, ना बोल पाता हो, लेकिन उसके होने का एहसास ऐसा होता है कि घर के बड़े, बूढ़े, बच्चे सब उसको नमस्ते करके जाते हैं।
पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है। उनके यहाँ प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की कोई वैल्यू नहीं होती है। उनके यहाँ कोई भी सरकार स्थिर नहीं है। कभी 5 साल अपने जन्म से के बाद से पाकिस्तान में कोई सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई। वहाँ पर जो उनकी फ़ौज है, उसका सिर्फ़ एक मकसद है कि भारत के खिलाफ एजेंडे को भड़काना, सत्ता में बने रहना और सत्ता का सुख भोगना। आज इसी का दुष्परिणाम पूरा पाकिस्तान के नागरिक भुगत रहे हैं। ना उनकी फ़ोर्सेस मज़बूत हैं, ना पॉलिटिकल लीडरशिप मज़बूत है। उनके सामने 2 बड़े खतरे इस समय मंडरा रहे हैं कि कब, पता नहीं कब बलूचिस्तान उनसे अलग हो जाए, और दूसरा कि जो टेररिस्ट ग्रुप है, उनके परमाणु हथियार उनसे छीन ले जाएँ। और भारत भी इस बात को जानता है, इसलिए पूरा फुल स्केल वॉर पे हम नहीं जा रहे हैं। हम हर हमले के बाद उसको बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि अभी भी हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप तनाव बढ़ाएँगे, तो हम उसका पर्याप्त जवाब देंगे। जिस तरह से पाकिस्तान जो है लगातार जैसे 26 शहरों में 550 ड्रोन से हमले किए और उसके बाद अब वो जी। अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल फ़तेह को उसने हमारी तरफ तान दिया, जिसको कि हमारे आकाश ने जो है उसको नेस्तनाबूद कर दिया। उसको पता नहीं वो कहाँ के लिए टारगेट था, उसको दिल्ली के लिए टारगेट किया जा रहा था या कहाँ के लिए टारगेट किया जा रहा था, जिसको कि सिरसा में उसके अवशेष भी मिले हैं। पाकिस्तान कैसे समझेगा? आप तो सेना में हैं, आप लोगों को जी। बहुत सारी इंटेलिजेंस की खबरें भी होती हैं। आप हम पूरे हमारे देश की जनता को ये बताइए कि ये कैसे समझेगा? क्योंकि हमने बहुत निर्दोष लोग खोए हैं इस युद्ध में भी। जब हम आप ये देखिए कि जब हम लोग एयर ट्रैक कर रहे होते हैं, तो रात में जब पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले कर रहा होता है ड्रोन से और मिसाइल से, तो अपने एरिया में वो नागरिक अभियान को चला देता है कि हम उस पर नागरिकों पे, हम निर्दोष पे हमला नहीं करते। इसलिए हम लेकिन ये चाहे वो पुंछ हो या फिर पंजाब का कोई एरिया हो या भुज का कोई एरिया हो या चंडीगढ़ का कोई एरिया राजस्थान का कोई एरिया हो, सभी जगह वो रिहायशी इलाकों पे, अस्पतालों पे, गुरुद्वारों पे, उनका टारगेट हमेशा हमारे आम लोगों को कर रहा है, जबकि हम लोग जो है हमेशा उनको बचा रहे हैं और हम बार-बार कह रहे हैं कि आतंक को खत्म होना ही पड़ेगा, जिससे हम सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को हम क्या करें अब? मुझे तो एक लाइन में बताइए अब क्योंकि बहुत गुस्सा है ये कि किस तरह से मानेंगे ये लोग? और क्या इसको हम युद्ध की तरफ हम जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, हम प्रारंभ से ही युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहते थे। हम हुँ, अपने ऑपरेशन को उसी चैप्टर 1 पे खत्म कर देना चाहते थे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे। हुँ, और हुँ, जो एक लाइन में आपने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान क्या चाह रहा है और हमें किधर जाना चाहिए? तो मैडम, हुँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास इस पूरे प्रकरण को लेके कोई भी सीधा रास्ता और ऑब्जेक्टिव नहीं बचा है। तो हुँ, हुँ, उसकी मजबूरी है कि भारत की के अगेंस्ट में प्रतिक्रिया दे करके एक युद्ध का माहौल बनाए रखना। और उससे उसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला, उसको पता है कि कभी भी हम जीत नहीं पाएँगे, चाहे फुल स्केल वॉर पे ही क्यों ना चले जाएँ। दूसरा क्या है हाँ, कि क्योंकि हम कई पूरे बार वर्ल्ड। हमने उसको मुँह की खाई है, चाहे वो 71 जी, जी। का वॉर हो या फिर कारगिल युद्ध हो और हमने जी। हर बार उसको मुँह की दी है और हमने तो इतना एहसान किया कि हमारी प्रधानमंत्री ने 90,000 सैनिक उनके वापस कर दिए और जी, जी, जी। सिक्योर कर लिया और कहा कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। हमारे लोगों ने उनको सोने के लिए खटिया तक दी थी। लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं, मतलब ये इनका डीएनए जिस तरह से हमारे विदेश सचिव ने कहा कि इनकी डीएनए ही खराब है, क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसको डीएनए खराब होना और इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहना ज़्यादा उचित होगा। उसमें ये जी। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि, और रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो एक ऐसा देश जो जानता है कि ठीक है, चलो गलती हो गई, तो कम से कम एक सीमा पर आकर के अपने पूरे देश को बर्बाद करने पे उतारू नहीं होता। हुँ, लेकिन हुँ, पाकिस्तान के साथ ये शुरुआत से देखा गया है कि वॉर के कोई एथिक्स नहीं है। हुँ, सिविलियंस को, गाँव को खाली कराना और बांग्लादेश में इनके अत्याचार पूरी दुनिया जानती रही है। तो भारत हुँ, ने जो इस प्रकार का जवाब दिया है, मैं बताना हुँ, चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है। और जो आपने हुँ, एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत हुँ, इस समय जो कर रहा है, वो सबसे अच्छा उपाय कर रहा है, क्योंकि कई बार माफ़ियाँ दे चुका था। अब इसके हुँ, अलावा कुछ भी ऐसा शेष नहीं था।
श्री कृष्ण हुँ, भगवान ने भी शिशुपाल को 99 बार माफ़ करने का वचन दिया था, 99 बार माफ़ किया, लेकिन भगवान को भी अंत में आके सुदर्शन उठाना ही पड़ा। तो इस जी। बार हिंदुस्तान ने सुदर्शन उठाया है और अगर ये इसी तरीके से चैप्टर दर चैप्टर चलते रहे, तो कम से कम आप ये समझिए कि पाकिस्तान को दोबारा खड़ा होने में बहुत समय लगेगा और सेना की एक यूनिट है, उसका ध्येय वाक्य है शस्त्र से शांति। तो मेरे पिताजी फ़ौज में थे, मेरे बाबा भी फ़ौज में थे, तो मैं पापा से पूछता था कि पापा शस्त्र हुँ, से शांति इसका नाम क्यों है? शस्त्र से हुँ, कहाँ शांति होती है? तो तब हुँ, उन्होंने मुझे बचपन में बताया था कि बेटा कि जहाँ पर भय भी न होए न प्रीति वाली कहानी है कि विनय हुँ। न मानत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीति। तो इस बात को जब रामायण में लिख दिया गया है आज से कई 100 वर्षों पहले, तो आज ये चरितार्थ हो रही है और यही उपाय बचा है इनका और इसी से ही इनको समझ में आएगा। लेकिन इनको तो आईएमएफ के थ्रू इतने करोड़ रुपए का 8500 करोड़ रुपए का वो दिया जा रहा है, सहायता दे रही है आईएमएफ। उसमें आपको लग रहा है कि विदेशी ताकतें जो हैं, विदेशी विकासशील देश जो हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को? और कारगिल युद्ध में भी हमने देखा था कि जिस तरह से उनके आर्टरीज़ थी, वो बहुत विदेशी थी। जैसे अभी तुर्की के ड्रोन्स आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है क्या कि ये विदेशी ताकत भारत में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। हुँ, किसी भी अभी आप एशिया में देखेंगे, खासकर दक्षिण एशिया में देखेंगे, तो भारत के पास वो क्षमता है कि इस हुँ, समय वो दक्षिण एशिया का नक्शा चेंज कर सकता है और पाकिस्तान को बैक सपोर्ट चीन सामने आके नहीं दे सकता। इसीलिए आपने देखा जो अमृतसर में शॉर्ट रेंज मिसाइल मिली हैं, वो चाइना मेड मिली हैं। तो ये जी, ठीक वैसी स्थिति है जैसे रूस यूक्रेन पर लड़ाई कर रहा था, बाकी नाटो कंट्रीज़ उसके सामने नहीं थी, लेकिन सारे खुलेआम पर उसको हथियार दे रहे थे। लेकिन रूस और यूक्रेन में फ़र्क ये था कि यूक्रेन परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं था, तो वो इतने दिनों तक मार खाता रहा। यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ एक ही चिंता है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। ऐसा ना हो कि हमारे किसी बड़े हमले की मिसाइल इनएडवर्टेंटली उनके किसी परमाणु ठिकानों पे गिर जाए, उससे तबाही हो सकती है। ये भी हो सकता है संभव कि वो अंडरग्राउंड होकर के जैसे ही ऊपर आते हैं, टेररिस्ट के ग्रुप्स की उस पर निगाह हो, वो कर सकते हैं। बलूच अपना कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसमें परमाणु इंस्टॉलेशन जहाँ पर हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, उनको इनबिल्ट सिस्टम में कोई डैमेज पहुंच जाए। तो भारत के सामने सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमको कंट्रोल्ड अटैक करना है, कैलकुलेटेड अटैक करना है, जवाब भी देना है और ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो देश है वो एक परमाणु संपन्न देश है और मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि जब भी कोई देश चाहे छोटा हो क्षेत्रफल में या बड़ा हो, जब देशों में लड़ाई हो रही होती है तो किसी भी देश को क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान हमसे छोटा है तो वो छोटा देश है। वो एक देश है, वो एक उसको देश कंसीडर करना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, क्षेत्रफल में छोटे हैं। लेकिन वो हमारे सामने एक ऐसा अपोनेंट है जो न्यूक्लियर पावर्ड है, तो हिंदुस्तान इसलिए चैप्टर दर चैप्टर बार-बार अपनी कॉन्फ्रेंसेस करता है। आपने देखा होगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पहली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमारी दोनों लेडी ऑफिसर्स जो थी, वो एयर फोर्स की ब्लू यूनिफ़ॉर्म और आर्मी की ऑलिव ग्रीन में आई थी। लेकिन जब अटैक हो गया तब से लगातार की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वो कॉम्बैट ड्रेस में आई हैं, जी, जी। कॉम्बैट ड्रेस में आई हैं। तो दैट हुँ, दैट अगर हमें शुरुआत से ही कॉम्बैट करना होता, लड़ाई करना होता, हम कॉम्बैट में ही आते। लेकिन पाकिस्तान के जो डीजीआईएसपीआर है, उनमें से आपने एक भी ऐसी बार नहीं देखा होगा कि वो अपनी ऑलिव ग्रीन में आए हों या उनके साथ कोई एयर फोर्स एलिमेंट आया हो अपनी यूनिफ़ॉर्म में। तो कॉम्बैट ड्रेस हमने तभी पहना है कॉम्बैट ड्रेस, जब उन्होंने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आस-पास हरकत करनी स्टार्ट की है। तो क्या इसको अब माने कि पाकिस्तान हमसे पूरी तरह से युद्ध चाहता है? और जी, जी। क्या ये अपने न्यूक्लियर पावर होने की जो बार-बार धमकी देता रहता है भारत को, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? या हम अभी भी उसको माफ़ करते रहेंगे कि जा बेटा तू मेरा बेटा है टाइप? मुझे जो मेरी कैलकुलेशन है और जो हमारा मंथन है, वो ये बोलता है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने अटैक करने से पहले पूरे हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल कराई थी, बहुत जी, जल्दी आप देखेंगे कि भारत सरकार के ही डायरेक्शंस पर व्हाट टू डू ड्यूरिंग द न्यूक्लियर अटैक
न्यूक्लियर अटैक में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए बहुत जल्दी ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक होने जा रहा है, लेकिन हमें एक युद्ध में अपने नागरिकों को इज़राइल और जापान की तरह अर्थक्वेक आने से पहले जैसे सिस्टम में अलर्ट किया जाता है, उनको बताना है। क्योंकि पाकिस्तान सिविलियन टारगेट को इसलिए अटैक करता है, क्योंकि जब सिविलियंस अपने अपने लोग खोते हैं तो उसका उसका प्रेशर सरकार पर आता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पुलवामा अटैक किया, तो पुलवामा के बाद में उसका जो प्रेशर बिल्डअप हुआ, जो राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई, जो लोग निकले, जो रैली निकली, उसकी वजह से ही सरकार ने कहा कि अब हम तुमको बहुत ही टाइट जवाब देंगे। इसी तरीके से इस युद्ध में जब सिविलियन पे आप अटैक करते हो, तो सिविलियन जब हताहत होते हैं, तो वो भी सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कि आपकी वजह से ये हो गया, क्योंकि उस समय वो नहीं देखते हैं कि अगर ये होता तो ऐसा नहीं था, तब अपने खोने का गम होता है। तो उनको पता है मिलिट्री को अटैक करेंगे तो इट विल बी अ डायरेक्ट वॉर एंड एयर फोर्स, आर्मी, नेवी विल नॉट लीव देम एंड द अटैक विल बी वेरी लीथल। बट इन हुँ, केस दे अटैक द सिविलियंस, स्टिल द इंडियन गवर्नमेंट विल अटैक इन अ कंट्रोल्ड फैशन। हुँ, हुँ। लेकिन एक संदेश और भी आ रहा है दीक्षित सर, पाक के जो डिप्टी पीएम हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अमेरिका से कहा है कि अगर भारत हमला रोक ले और शांति के लिए फिर हम तैयार हैं, और शाम को जो हैं वो शहबाज शरीफ, वो देश को संबोधित भी करने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो हाथ खड़े करेंगे और सफ़ेद फ्लैग होगा उनके हाथ में हमारे लिए? जी, जी। इस बार की जो आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस उनकी होगी, उसमें जी। उनके नपे-तुले वर्ड होंगे, बहुत ही हुँ, शालीनता का उसमें पुट होगा। अब वो ये सेंटेंस नहीं यूज़ करेंगे जो उन्होंने पिछली कॉन्फ्रेंसेस में कहे थे कि हमारे शाहीनों ने हिंदुस्तान के 5 तैयारे गिरा दिए और हमें फ़क्र है, हमें नाज़ है पाकिस्तानी फ़ौज पर और हम ये जज़्बाए और ग़ज़वा हिंद लेकर के कूद पड़ेंगे। हम देखेंगे कि दुश्मन के बाजुओं में कितनी ताकत है। ऐसा वो इस हुँ, बार नहीं कहेंगे। इस बार मार पड़ने के बाद वो कहेंगे कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के विरोध में रहा है। हम भारत में हुए हमले की दोबारा जाँच कराएँगे और भारत के साथ बात करना चाहते हैं कि वो आपसी मुल्कों में सौहार्द बनाए रखे। बिल्कुल, जब मार पड़ती है तो आदमी इसी तरीके से बोलता है और उनको पता है कि 5-5 मैडम 5-5 एयर बेस पे जाके अटैक हो जाना, एक के बाद एक उनके एयर डिफेंस सिस्टम का न्यूट्रलाइज़ हो जाना, ये केवल उनके इक्विपमेंट के फेल्योर को नहीं बताता, वो ये तो उनकी चाइनीज़ माल था। देखिए सर, वो तो आप समझ लीजिए कि वो चाइनीज़ माल लेके चल रहे हैं, तो चाइनीज़ तो हमारे यहाँ हम लोग कुछ भी खरीद के लाते हैं, वो 5 से 10 दिन, 15 दिन हम मान के चलते हैं कि वो खराब हो जाएगा। अगर पाकिस्तानियों को उस पे भरोसा था, तो वो तो मतलब हमारे लिए तो अच्छा ही था कि वो इस तरह के माल बिल्कुल, खरीदें बिल्कुल। और हम उसको डिफ्यूज़ करते रहेंगे। मैम अ, मैं ये बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ माल की 2 कैटेगरीज़ हैं। जो जी। उनका चाइनीज़ मेड एडवांस्ड वर्ज़न है, वो हुँ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में बिकता है और बहुत चलता भी है। लेकिन जो खराब क्वालिटी का है, वो नीचे साउथ एशियन कंट्रीज़ में और इधर पे बहुत ज़्यादा बेच दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पर उन्होंने खराब क्वालिटी के मास्क भी पाकिस्तान को बेच दिए थे। जी, तो जी। तो ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति में पाकिस्तान के केवल इक्विपमेंट फेल्योर ही नहीं, उनकी वॉर प्रिपेयर्डनेस की जो कमियाँ हैं, वो दिखाई पड़ती हैं और उनकी हुँ, फ़ौज ने एक झूठा जो एक चक्रव्यूह रच रखा था अपनी जनता की नज़रों में, आज उनकी जनता वीडियो बना रही है, रोड पे निकल आई है। वो बोल रही है कि हमें इमरान खान भी नहीं चाहिए, हमें शहबाज़ शरीफ भी नहीं चाहिए, हम अपनी छाती पे बंदूक लेंगे, हम ऐसे मरना पसंद करेंगे कि हाँ, हम पाकिस्तानियों की तरह पाकिस्तानी फौज की तरह सरेंडर नहीं किए। उनके सिविलियंस रोड पे निकल आए हैं। तो दिस मीन्स दैट दे हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑन द पाकिस्तानी फौज और उनके लिए ये इस तरीके के वीडियो जो आई एम थैंकफुल टू सोशल मीडिया आल्सो और हुँ, हमारा इंडियन मीडिया भी इस बार बहुत अलर्ट रहा है कि उन्होंने हर बार हर न्यूज़ चैनल ने जनता को ये बताया है कि आप किसी भी फेक न्यूज़ पे भरोसा ना करें, किसी भी व्हाट्सएप पे भरोसा ना करें। उनको इन्फॉर्म किया है उसकी वजह से आज हिंदुस्तान में देखिए कोई पैनिक का माहौल नहीं है। मैं ऑफ़िस से आ रहा हूँ, मैं कार में बैठा हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली हुई है, मैं घर जा रहा हूँ और मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कि वॉर में हूँ। हाँ, मैं एक फ़ौजी हूँ, मुझे पता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या चल रही है, तो मेरे माइंड में वो चल रहा है। मैं कोई मूवी नहीं देखना चाहता, मैं कहीं पार्क में नहीं जाना चाहता, मैं मॉल में नहीं जाना चाहता। मैं लगातार अपने साथ बैठ कर के देखना चाहता हूँ, एक-एक मिनट में मेरी फ़ौज क्या कर रही है, मेरे सीनियर्स कहाँ पे हैं, मेरे जूनियर्स कहाँ पे हैं। तो ये हमारे देशभक्ति की भावना जगी हुई है। सवाल तो बहुत हैं और गुस्सा भी बहुत है, और लेकिन जाते-जाते एक हमारे दर्शकों को बताएँ कि जब उनके इलाके में, क्योंकि आपको देखने वाले जम्मू कश्मीर से लेके भुज तक, जहाँ तक
पंजाब और राजस्थान सभी जगह आपको देखा जा रहा होगा। तो हमारे वो दर्शक जिनके पास ये इस तरह से मिसाइल या फिर ड्रोन्स आते हैं, उनको सबसे पहले क्या करना है? क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, तो जी, जी। कुछ लोग बिस्तर के नीचे घुस जा रहे हैं, कुछ घर में मोटी दीवार के पीछे। आप बताइए कि हमारे दर्शकों को जो कि इससे बचना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? पानी भर के रखना चाहिए, इस तरह की कोई हरकत हो जाए, तो वो क्या करें? जी। देखिए मैं ड्रोन को पहले कवर कर देता हूँ, जो सबके एक नॉर्मल ट्रेनिंग में सिखाया गया था, कि आज का जो वॉरफेयर है, उसमें एक आम आदमी को सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नंबर अपने पास रखना चाहिए। अगर कोई भी रात के टाइम में, दिन के टाइम में कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होवर कर रहा हो, जो डिसेंड कर रहा हो, जो उनके आस-पास चक्कर लगा रहा हो, अनआइडेंटिफाइड कोई भी ऑब्जेक्ट उनको दिखाई पड़ता है, जो कि एरोप्लेन ना हो, जो कि एक कोई छोटा-सा अम्यूज़मेंट के लिए कोई जहाज़ ना हो, उस केस में सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें कि आपने इस लोकेशन पे ये देखा है। अगर आपके साथ 3-4 लोग खड़े हैं, तो इमीडिएटली वीडियो बना लें उसका, और अगर वो डिसेंड कर रहा है, तो आपके पास कोई भी अगर पत्थर पड़ा है वहाँ पे, ड्रोन के केस में क्या है, जब तक ड्रोन स्टेबल है, 4 उसके ब्लेड्स होते हैं, वो डिसेंड कर रहा है, तो आपको उसको गिराने का सबसे अच्छा तरीका है अनस्टेबल कर देना। अनस्टेबल करने के लिए गोली नहीं चलानी है। अनस्टेबल करने के लिए आपके पास कोई पत्थर भी पड़ा हुआ है और आपने उस पर मारा, वो अनस्टेबल हुआ, वो गिर जाएगा। तो इसमें मैं सिर्फ 3 चीज़ों की सजेशन दूँगा। आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करके लोकेशन बताइए। अगर हो सकता है तो वीडियो बनाइए, अपने को बचाइए, और अगर आप श्योर हो दिन का टाइम है कि ये एक नॉर्मल ड्रोन है, सिर्फ हमारे यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करने आया था, अगर मेरा घर जम्मू एयरपोर्ट के पास में है, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, आप उसको पत्थर मार के अनस्टेबल करके गिरा दीजिए। बट एडवाइसेबल ये है युद्ध के मैदान में कि आजकल कामाकाज़ी ड्रोन जो हैं, जिसके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन तकनीक लगी हुई है, जो छोटे-छोटे ग्रेनेड कैरी कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का है, तो इमीडिएटली अपने आप को किसी महफूज़ जगह पे ले जाएँ। घरों से बाहर ना निकलें, और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। नहीं, लेकिन अगर ग्रेनेड लगा होगा और वो आपके घर की तरफ ही आ रहा है, मान लीजिए, तो फिर हम क्या करें? देखिए मैम, रिएक्शन टाइम बहुत कम है। जो पेलोड अच्छा, है, जो पेलोड है, वो नीचे की तरफ रहता है ड्रोन में। अगर इफ ये दिन का टाइम है, आप आँखों से देख पा रहे हो कि हाँ, इसमें तो हुँ, कुछ लगा हुआ है और ये बहुत हुँ, तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है, तो हमें ओपन एरिया में जाना है। लेकिन अगर रात का टाइम है और रात के टाइम में ड्रोन नीचे आ रहा है और आपको केवल लाइट दिखाई पड़ रही है 1-2, तो आपको अपने को बचाना है। यू नेवर नो कि मैं बाहर जाऊँगा तो ऑलरेडी आपने देखा कि 300 से 400 ड्रोन उन्होंने एक साथ फायर किए। तो देन यू जी, विल बी इन अ ओपन एरिया। इन केस आप घर में जाते हैं, तो अर्थक्वेक में भी हमें यही सिखाते हैं कि अर्थक्वेक भी हुँ, आया है, घर के अंदर हैं, तो इमीडिएटली पलंग के नीचे रहें। अगर कोई फर्नीचर है उसके नीचे रहें, सो दैट थोड़ा बचने की संभावना बन जाएगी। तो अगर आप हुँ, श्योर हैं कि हाँ, ये केवल 2 तरीके के ड्रोन भी हो सकते हैं, जो हो सकता है आपके इलाके की रिकॉर्डिंग रिकोनाइसेंस कर रहे हों और जानकारी आगे भेज रहे हों। तो ऐसे ड्रोन में आगे कैमरा लगा रहता है, जो लेफ्ट, राइट, सेंटर मूव करता है, वो दिखाई पड़ जाता है। जब जैसे ही वो डिसेंड करेगा, दिखाई पड़ेगा, और उसका साइज़ छोटा होता है। जो लोड कैरिंग करने वाले होते हैं, जो राइफ़ल भी कैरी कर सकते हैं, ग्रेनेड भी कर सकते हैं, उनका डायमेंशन थोड़ा बड़ा होता है। तो हुँ, उनके होवर की आवाज़ आ रही है, आपने देखा रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप पत्थर मार के भी उसे डिस्टेबल कर सकते हो। अदरवाइज़ लोग उस पे फायरिंग भी करते हैं, और आजकल लेज़र गाइडेड गन्स भी आ गई हैं फ़ौज के पास, उससे भी उसको हुँ, डिसेबल करके उनका जीपीएस सिग्नल हम जैम कर देते हैं। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सुबोध दीक्षित सर, आपकी इस इन्फॉर्मेशन के लिए। और चलते-चलते बस ये बताइए कितने दिन चलेगा ये? और कितने दिन तक पाकिस्तान के पास है असला कि वो बचा रहेगा? क्योंकि वो तो आईएमएफ से भीख माँग रहा है। मैम, मैं मेरे मेरे हिसाब से पूछेंगे तो फुल स्केल वॉर में नॉट मोर देन 2 डेज़, और मैं तो नहीं चाहता कभी अच्छा। कि ऐसा कोई फुल स्केल ऐसा कोई वॉर हो जाए जिसमें दोनों तरफ की कोई जनहानि हो। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि इस मर्ज़ की परमानेंट दवा मोदी साहब ने जो की है, वो बहुत अच्छी की है, और इनकी इस तरीके के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इनको ऐसा सबक सिखाना है कि आज के 2025 की पीढ़ियाँ ये कहें कि हाँ, हमने भी एक युद्ध देखा है। वो उनके भी किताबों में पढ़ाया जाए, वॉर स्ट्रेटजीज़ में पढ़ाया जाए कि हमने एक ऐसे मुल्क का इस तरीके से प्रबंध किया था कि जब हमने उसको 99 बार माफ़ कर दिया, और जब फिर भी उसने अटैक किया, तो हमें इस तरीके के कदम उठाने पड़े। मुझे यकीन है कि दुनिया के बड़े-बड़े फ़ोरम्स में
इस वॉर स्टडीज को देखा जाएगा कि एक देश ने, शांति प्रिय देश ने कितनी बार माफ किया, और जब उस पर अटैक किया तो आनन फानन में ऐसे देश के पास कुछ भी नहीं मिला। तो हमने बार-बार उनको माफ़ करने के लिए कहा और हम हर दिन कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान जी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद सुबोध सर आपका। थैंक यू मैम। फिर से हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।